दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, चूँकि सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है। और 2016 में जो 15 दिसंबर 2018 को आयोजित हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उसमें करंट अफेयर से कई प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर्स को भी अच्छे से तैयार किया जाए। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसमें फीफा 2018 जो है विश्व कप आयोजित किया गया था, आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों रूस। देखिए फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन 14 जून से 15 जुलाई 2018 के मध्य रूस के 11 विभिन्न शहरों में हुआ था। और इस स्पर्धा में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर दूसरी बार दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब जीता था। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, इसका आयोजन दोस्तों कतर में होना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन रूस में हुआ था। और 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसका विजेता फ्रांस था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए करंट अफेयर से है। उस समय मई 2018 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे और इसमें पूछा गया है कि कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। तो सही उत्तर है 223 सीटों पर चुनाव हुए थे। और दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे। 224 निर्वाचन क्षेत्रों में से 222 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मई को चुनाव हुए थे। और बाद में जो है एक पद के लिए, एक सीट के लिए और यानी 223 सीटों पर चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये जो प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग के आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन है आपके 136.6 करोड़, 135.4 करोड़, 137.5 करोड़ या 134.2 करोड़। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शंस हैं, इसमें करेक्ट डेटा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या संभाग जो पॉपुलेशन डिवीजन है, उसके आकलन के अनुसार मई 2018 में भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ थी। तो इस हिसाब से संभावित उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 135.4 करोड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये 2017 के लिए हैं, क्योंकि ये पेपर 2018 में हुआ था। लेकिन दोस्तों इस समय जो करंट डेटा है उसके अनुसार देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का अब आपको तैयार करना है। 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति और कमला हैरिस को चुना गया है कि जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा 28 मार्च 2018 को जारी अभिलाषी जनपदों की सूची में कौन सा जनपद सर्वाधिक पिछड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा ये था मेवात, जो हरियाणा का जनपद है। ये नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 20 पिछड़े जिलों में मेवात को देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है, आपको बताना है। यशपाल, लालजी सिंह, UR राव या RP रस्तोगी। तो सही उत्तर है भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक दोस्तों लालजी सिंह को माना जाता है। दिसंबर 2017 में इनका निधन हो गया। और डॉक्टर लालजी सिंह ने भारत में पहली बार क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 1988 में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। और पितृत्व से जुड़े इस मामले को सुलझाने के लिए 1951 में पहला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आधारित सबूत भारतीय न्यायालय में पेश किया गया था।
तो भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक प्रोफेसर लालजी सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, विभेदीकरण स्तर, विमर्शी स्तर या अवबोध स्तर? तो सही उत्तर है डिफरेंशियल लेवल। दोस्तों, विभेदीकरण स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया 3 विभिन्न मानसिक स्तरों स्मृति स्तर, बोध स्तर और अवबोध स्तर या चिंतन या विमर्शी स्तर पर संपन्न होती है। इसमें डिफरेंशियल लेवल या विभेदीकरण स्तर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है? तो सही उत्तर है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक। दोस्तों, अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 को सामान्यतया जाना जाता है किस आयोग के रूप में? ऑप्शन है आपके राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या मंडल आयोग? तो सही उत्तर है दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए, कोठारी आयोग जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे और ये आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था? आपको बताना है कि विच स्कॉलर हैज यूज्ड द टर्म पैराडाइम इन साइंटिफिक रिसर्च? तो सही उत्तर है आपका टी.एस. कून। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक या पैराडाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले थॉमस एस कून ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन में किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ये देखिए शोध के दौरान, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, which while doing research in it is better to select a hypothesis which is, यानी शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर हो जो किस प्रकार की हो? देखिए टेंटेटिव यानी अंतरिम, फिक्स्ड यानी निश्चित, प्रूव्ड यानी जांची हुई और अप्रूव्ड यानी सर्वमान्य। तो सही उत्तर है अंतरिम हो। दोस्तों, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो कि अंतरिम हो, और जब शोधकर्ता किसी समस्या का समाधान या समस्या का चयन कर लेता है तो वो उसका एक अस्थायी समाधान या टेंटेटिव रिवोल्यूशन एक जांच योग्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करता है और इस जांच योग्य प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में हाइपोथेसिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी और 1956 में इसे भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाल में मानव रोबोट सोफिया को नागरिकता प्रदान की है? चीन, ईरान, सऊदी अरब या इराक? तो दोस्तों सोफिया एक मानव रोबोट है और सऊदी अरब विश्व का पहला देश बन गया है जिसने 27 अक्टूबर 2017 को एक रोबोट को नागरिकता प्रदान की है और सऊदी अरब के वैज्ञानिकों ने इसे सोफिया नाम दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल जो है इसके अध्यक्ष या अगुवा कौन है? आपको बताना है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी की विशेषज्ञ पैनल दोस्तों वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, जिसको WGEEP कहा जाता है, गाडगिल आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष माधव गाडगिल हैं। दोस्तों माधव गाडगिल आयोग जो है ये पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषज्ञता की जांच करने के लिए पर्यावरण अनुसंधान आयोग का एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग है जिसके अध्यक्ष माधव गाडगिल हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटानी शासकों द्वारा किस रियासत को विलय सिद्धांत के तहत लिया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके झांसी,
ग्वालियर, उदयपुर और अहमदाबाद। तो इसमें देखिए दोस्तों, झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी रियासत पर अंग्रेजों की नज़र पड़ी और डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के आधार पर 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी प्रकार 1852 में उदयपुर का भी विलय हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन देखा जाए, झांसी और उदयपुर दोनों का विलय किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से 7वां ग्रह आपका कौन है? तो सूर्य से अगर जो हम ग्रहों का क्रम देखें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इसमें दोस्तों यूरेनस या अरुण जो है, यूरेनस दोस्तों ये आपका 7वां ग्रह है पृथ्वी से। तो देखिए सही उत्तर है, सूर्य से जो दूरी का क्रम है उसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए बुध पहला, शुक्र दूसरा, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा, बृहस्पति पांचवा, शनि छठवां, यूरेनस सातवां और नेपच्यून आपका 8वां है। तो यूरेनस आपका सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो सही उत्तर है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों एक विधिक या कानूनी अधिकार है। पहले इसे मूल अधिकारों की सूची में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन बी दिया गया है, संवैधानिक अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और डी दोनों सही होंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर जो संवैधानिक अधिकार की जगह मौलिक अधिकार होता तो मौलिक अधिकार अब ये नहीं रह गया है, लेकिन संविधान में इसका वर्णन है। तो संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार यानी बी और डी दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? आपको बताना है। श्रावस्ती, बलरामपुर, कानपुर और गाजियाबाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों महिला साक्षरता की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों में कानपुर पहले स्थान पर, लखनऊ दूसरे, गौतम बुद्ध नगर तीसरे, औरैया चौथे और गाजियाबाद 5वें स्थान पर है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? ऑप्शन है आपके, देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दोस्तों पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश में वनों का आच्छादन या वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इस प्रकार देखा जाए, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय भी मध्य प्रदेश वनों के क्षेत्रफल में सर्वाधिक या सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला था। लेकिन यहाँ पर जब इस समय करंट डेटा देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश राज्य का वनाच्छादन सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, सिंधु की निम्नलिखित सहायक नदियों में कौन पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है? आपको बताना है। ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब। तो सही उत्तर है ब्यास। दोस्तों ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से हुआ है और कुल्लू घाटी से बहते हुए ये दक्षिण की ओर बहती है। पंजाब में भारतीय सीमा के पहले ये सतलज में मिल जाती है। तो ये दोस्तों सिंधु की सहायक नदी ये पाकिस्तान से होकर नहीं बहती है, ब्यास नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में लौह अयस्क यानी आयरन ओर? देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया? तो सही उत्तर है, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और दोस्तों लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य हैं। तो देखिए उड़ीसा में सर्वाधिक, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक और झारखंड में दोस्तों चौथे स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन में, लेकिन टॉप पर उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पटना, हरिद्वार, वाराणसी या कानपुर। तो ये यूपी स्पेशल का भी प्रश्न है दोस्तों। पटना, हरिद्वार और कानपुर गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। वाराणसी दाहिने तट पर स्थित नहीं है, वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। वाराणसी में गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है, वेदों की ओर वापस लौटो यानी बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनकी प्रसिद्ध रचना सत्यार्थ प्रकाश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल रहे। इन्होंने 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी। हिंट्स फॉर कल्चर इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंट्स फॉर कल्चर लाला हरदयाल की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सिद्धू और कान्हू से संबंधित था? देखिए कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह और भील विद्रोह। तो सही उत्तर है संथाल विद्रोह। दोस्तों सिद्धू और कान्हू मुर्मू संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह का नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। करो या मरो, अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संसद में क्या चीज़ें शामिल हैं? देखिए भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त सभी। तो ये इस प्रश्न पत्र का सबसे आसान सा प्रश्न था कि भारत के संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 70, 67, 66 या 64। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 66 दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आपके लिए एक प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो ये परीक्षा में आपके पूछा जा सकता है। इस वीडियो का यानी ये जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं इसका लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों लोकसभा में आप जानते हैं राज्यों से जो लोकसभा में पूरे जो सदस्य हैं उन सभी की संख्या 552 हो सकती थी। अब ये 550 है क्योंकि 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे इनका प्रावधान अब खत्म कर दिया गया है 2 सदस्यों के मनोनयन का। अब 530 अधिकतम राज्यों से और 20 संघ शासित प्रदेशों से, तो अधिकतम अब ये संख्या 550 हो गई। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 530। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 के सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों इस प्रश्न पत्र को हल करने का उद्देश्य ये था कि एक तो आप पुराने ईयर के या प्रीवियस ईयर के पेपर को रिवाइज कर लें और दूसरी चीज़ ये आप जान लें ट्रेंड की किस तरह के प्रश्न और कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी आधार पर अपनी तैयारी को संपादित कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।